हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट सोल में। तो ई कॉमर्स का जो आपका थर्ड चैप्टर है ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन बिजनेस। तो ये पूरी वीडियो होने वाली है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो देखो बच्चों, थर्ड चैप्टर भी आ चुका है और जल्द ही फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर भी आपका कंप्लीट करा के ई कॉमर्स का सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे। तो देखो, अब ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी यानी कौन कौन से टेक्नोलॉजी ऑनलाइन बिजनेस में इस्तेमाल होती है वो चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। और थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी एग्ज़ाम में टॉपिक आ सकता है, इसलिए मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा बताऊँगा। तो देखो, ऑनलाइन व्यापार के लिए तकनीक क्या होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट खोलना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। आपको शुरू करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ऑनलाइन व्यापार के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अब सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं? पहला होता है वेब होस्टिंग सेवा। वेब होस्टिंग सेवा एक प्रकार की इंटरनेट होस्टिंग सेवा है। वेब होस्ट ऐसी कंपनियां हैं जो एक वेबसाइट को स्थान प्रदान करती है, यानी कि कोई वेबसाइट होगी तो ये जो वेब होस्टिंग होगी उस वेबसाइट को एक स्थान देगी और उसको प्रमोट करेगी। सर्वर ग्राहकों को स्थान प्रदान करने के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। डाटा सेंटर अपने डेटा सेंटर में स्थित अन्य सर्वरों के लिए इंटरनेट से क्लाउड की कनेक्टिविटी प्रदान करता है। फिर वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए वेब होस्टिंग सेवा की ज़रूरत होती है। ये सेवाएं उन वेबसाइट फाइलों को संग्रहित करती है जो वेबसाइट बनाती है और फिर उन फाइलों को वेब पर अपलोड करती है। निम्नलिखित कुछ वेब होस्टिंग सेवाएं प्रदाता है, जैसे यहाँ पे फास्ट कॉमेट है, ग्रीन ग्रिक्स है, इन मोशन होस्टिंग आदि। ये ऐसी वेब होस्टिंग सेवाएं हैं जिनको वेब होस्टिंग कराई जाती है, यानी ये कुछ ऐसे नाम हैं जो वेब होस्टिंग कराती हैं। फिर सेकंड है आपका वेबसाइट के लिए ऑनलाइन घर के रूप में कार्य करती है। ये ऑनलाइन वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। साइट जो होती है जिसे वेब होस्टिंग सेवाओं या ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर की फ़ायदा से बनाया जाता है तथा इसके द्वारा उन उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम बेचना चाहते हैं, और यह उन वस्तुओं को सीधे उपभोक्ता को बेचने को तरीका प्रदान करती है। ठीक है। फिर वेबसाइट के डिज़ाइन का खरीदारों को संपर्क में रहने और ख़रीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। फिर प्रत्येक व्यवसाय में एक वेबसाइट होनी चाहिए। यदि आप एक बहुत ही सरल साइट से शुरुआत करना चाहते हो तो डिजिटल ब्रोशर की तरह है तो शुरू में ये ठीक है, लेकिन भविष्य में अपने ग्राहकों और भागीदारों और कर्मचारियों के लिए अधिक प्रासंगिक जानकारी से भरा वेबसाइट रखने का विचार करना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए एकदम नॉर्मल सी होनी चाहिए, बट लेकिन अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए कि जो आपके विजिटर हैं, जो आपको वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, जो आपके कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उनको वेबसाइट अच्छी लगे, एकदम अट्रैक्टिव लगे। तो इसलिए आपको अपनी वेबसाइट को अच्छे से रखना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव, ये कई अन्य वेब होस्टिंग कंपनियां हैं जो वेबसाइट को होस्ट करती हैं। ठीक है। फिर तीसरा है डोमेन नेम। डोमेन नेम देखो यार, सेकंड चैप्टर में भी डोमेन नेम का बहुत डिस्कस हुआ था। तो डोमेन नेम किसी कंपनी या ब्रांड से लिंक होते हैं। सफल ई कॉमर्स कंपनियों के पास आसानी से पहचानने योग्य डोमेन नाम होते हैं। यदि आपके पास कोई छोटा व्यवसाय है तो अपने व्यवसाय का नाम के अनुसार डोमेन नाम का चयन करना सबसे अच्छा है। ये सर्च इंजन के अत्यधिक रैंक करने में मदद करता है। एक छोटे व्यवसाय की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने और शुरू करने से पहले इसे डोमेन नाम की आवश्यकता होती है। यह वह ऑनलाइन पता है जिस पर खरीदार ऑनलाइन व्यवसाय की जानकारी पा सकते हैं। ठीक है। तो आपको पता चला होगा डोमेन नेम क्या है। जैसे डोमेन नेम के यहाँ पे लिखा है होस्टिंगर, होस्ट पापा, देखो कैसे कैसे नाम है, डोमेन नेम है ये। फिर उसके बाद आता है आपका शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है? ये सब कुछ साइट प्रदान करने वाले कुछ डोमेन नेम के नाम हैं। ठीक है, जो आपको डोमेन नेम बताते हैं। शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। फिर आपका आता है होस्टेड शॉपिंग कार्ट। महत्वपूर्ण दो मूल प्रकार के शॉपिंग कार्ट होते हैं। पहला होता है होस्टेड शॉपिंग कार्ट। इसे एक थर्ड पार्टी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और सर्वर बैकअप रखाव और उन्नयन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हो, एक ऐसा सर्वर बैकअप है जो आपकी वेबसाइट का जितना भी हिस्ट्री होगी, जितना भी उसका
रख रखाव होगा, ये सब यही काम करेगा। होस्टेड समाधान की विशेषता ये है कि होस्टिंग मुफ्त में उपलब्ध होती है, जिसका मतलब ये है कि आपकी साइट को वेब पर कार्यात्मक रखने के लिए तीसरे पक्ष को कुछ भी लागत नहीं देनी होगी। होस्टेड समाधानों के साथ मुख्य दिक्कत यह है कि भुगतान प्रक्रिया के लिए ग्राहकों को दूसरे डोमेन पर निर्देशित किया जाता है। फिर आपका आता है लाइसेंस प्राप्त शॉपिंग कार्ट। इस प्रकार के समाधान में व्यापार मालिक अपने स्वयं के शॉपिंग कार्ट का निर्माण करते हैं और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इसे बनाते हैं। इसमें सुविधाओं और कार्यक्षमता को बदलने और साथ ही आवश्यकता होने पर तीसरे पक्ष को जोड़ने में बहुत अधिक आसानी होती है। हालांकि इसकी अग्रिम लागत अक्सर अधिक होती है और समस्या निवारण और तकनीकी सहायता के लिए विशेषज्ञ पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। होस्टेड समाधान अक्सर उन लोगों के लिए अनुशासित होते हैं जो अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम तकनीकी विशेषज्ञता होती है तथा वे अन्य नए ऑनलाइन खुदरा स्टोर मालिक आईटी में अधिक सक्षम भी नहीं है। तो देखो, फिर उसके बाद आपका सर्वर सॉफ्टवेयर है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेब ब्राउज़र तो सर्वर सॉफ्टवेयर क्या है? जब कोई उपयोगकर्ता किसी वेब ब्राउज़र पर या किसी वेबसाइट पर जाता है तो वेब सर्वर उपयोगकर्ता के अनुरोध को समझ जाता है कि क्लाइंट कुछ विशिष्ट जानकारी का अनुरोध कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ग्राहक को सही फाइलों की सेवा प्रदान करता है। जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, ये सर्वर सॉफ्टवेयर, जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हो वही चीज़ ये आपको ला कर देता है। जैसे कि गूगल है, क्रोम है, तो आप इस पर सर्च करते हो तो वही चीज़ आपको देगा जो आप चाहते हो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती तो आप गलत स्पेलिंग टाइप कर देते हो, बट लेकिन वो खुद उसको करेक्ट करके समझ लेता है कि आप क्या चीज़ जानना चाहते हो उससे। फिर आपका वेब टूल है। वेब टूल्स एक वेबसाइट इंटरफेस है जो आपको कम से कम तकनीकी ज्ञान के साथ अपनी वेबसाइट पर सामग्री जोड़ने की अनुमति देता है। ये कार्य करता है कि वेबसाइटों पर सामग्री बनाने और संशोधित करने के लिए पहुंच प्रदान करता है। प्रशासनिक कार्य, जिसमें कर्मचारियों की जानकारी आदि, चित्रण, वीडियो, ऑडिट, टेक्स्ट को दिखाना, वे रिकॉर्ड को संभालना, आईटी, मतलब जितनी भी वेबसाइट पे आप जो भी चीज़ें करते हो कि कोई चीज़ आप पोस्ट करते हो, उसको डिलीट करते हो, वीडियो डालते हो, ये चीज़ क्या है? ये सब टूल्स का इस्तेमाल है कि आप किस तरीके से कौन से टूल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये वेबसाइट के टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो आप उसको चाहते हो कि ये बोल्ड हो, फ़ॉन्ट में दिखे, डार्क दिखे, तो ये सब क्या हुए? एक तरीके के टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये आपको पता चला होगा। तो जो ऑनलाइन व्यापार के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपको पता चला होगा, 5 सॉफ्टवेयर मैं बता चुका हूँ। अब आता है ऑनलाइन व्यापार के लिए आवश्यक हार्डवेयर। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तो आपने पढ़ लिए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर देखो कि क्या क्या हार्डवेयर चाहिए एक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मोबाइल चाहिए, क्योंकि मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जा सकते हो, गूगल से चला सकते हो। तो जितना भी काम होगा ऑनलाइन वो सब किससे होगा? मोबाइल से। तो मोबाइल के बारे में आपको पता ही है कैसे क्या होता है, तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे बता रखा है। फिर लैपटॉप है। लैपटॉप मोबाइल बिजनेस कंप्यूटिंग के प्रमुख उपकरण हैं। वे बड़े आकार और शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ सस्ते व हल्के नेटबुक के रूप में या डेस्कटॉप प्रतिस्थापन कंप्यूटर तक के सभी आकारों में आते हैं। तो ये व्यवसाय करने के लिए, ऑनलाइन व्यवसाय करने के लिए लैपटॉप बहुत अच्छा एक उपकरण है। तो यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप दिखा रहेगा। फिर दूसरा कंप्यूटर है। बेशक कंप्यूटर प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक है। ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत नए उच्च गति वाले उपकरण होने चाहिए। प्रत्येक कंप्यूटर में अधिक मेमोरी, 512 MB या अधिक हार्ड डिस्क स्पेस, यानी कि ये चीज़ें बता रखी हैं कि कंप्यूटर में किस किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे उसका मेमोरी, जो उसका प्रोसेसर है वो अच्छा होना चाहिए, मेमोरी कम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, हार्ड डिस्क स्पेस उसका 80 GB तक होना चाहिए, एक तेज़ प्रोसेसर जो कि 2 से 3 का यहाँ पे दिखा रखा है। फिर उसके बाद एक उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन होनी चाहिए। आपके कंप्यूटर को एक नेटवर्क सर्वर और इंटरनेट के साथ नेटवर्क स्थापित किए जाने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए जो ऑनलाइन बिजनेस को आराम से प्रोसेस कर पाए। फिर उसके बाद वेब सर्वर होना चाहिए। ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट करने के लिए एक वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है। सभी HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP फाइलें, डेटाबेस, मीडिया फाइलें जो भी पूरी वेबसाइट बनाती हैं इस सर्वर पर संग्रहित होती है। यानी कि जो जिन जिन चीज़ों से वेबसाइट बनाई जाती है वो सारी चीज़ें कहाँ पे संग्रहित होती है? वेब सर्वर पे, ठीक है। तो वेब सर्वर विंडोज़ या
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। एक वेब सर्वर को प्रबंध एक बहुत ही विशिष्ट कार्य है। वेबसाइट बनाने वाली कंपनियों साइट को अपने वेब सर्वर पर होस्ट करती है या एक सुरक्षित वेब सर्वर पर स्थान प्रदान करती है। ठीक है, तो वेब सर्वर आपको पता चल गया होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ बता रखा है नेटवर्किंग और सुरक्षा सेवाएं। अब नेटवर्किंग क्या है? TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP क्या है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल को परिभाषित करते हैं कि कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कैसे जुड़ना चाहिए। और वे ये थोड़ा सा यहाँ पे कट है, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। तो देखो TCP/IP प्रोटोकॉल HTTPS HTTP और FTP आदि प्रोटोकॉल प्रयोग में लाए जाते हैं। हम इन प्रोटोकॉल का उपयोग वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। FTP जो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ब्राउज़र से फाइलों को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। आपका हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, हर वेबसाइट चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, उसे इंटरनेट पर उच्च गति की पहुंच चाहिए। यानी कि जो इंटरनेट है ना आपका, वो हाई स्पीड का होना चाहिए। जैसे अभी 4G चल रहा है, तो आपने देखा होगा जैसे 5G आया ना, तो 4G की जो स्पीड है वो कम हो गई और 5G की बहुत तगड़ी स्पीड है। तो आपका जो इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए हाई स्पीड का होना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट आपको ऑनलाइन बैकअप, VoIP और अन्य तकनीकों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा, जो आपके पारंपरिक डायल अप कनेक्शन के साथ कुशलतापूर्वक करने में सक्षम नहीं होंगे। उन व्यवसायों के लिए जो केवल ऑनलाइन हैं, उनके लिए इंटरनेट सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण अंग है। फिर आपका GPS, हाल के वर्षों में ही GPS डिवाइस आ गया है, जिसमें उन्हें किसी भी वेबसाइट के लिए एक किफ़ायती व सहायक बना दिया गया है। इन छोटे उपकरणों ने उपयोगकर्ता की उंगलियों पर मानचित्र, आवाज़, निर्देश या तक की वास्तविक समय भी उपलब्ध करा दिया है। एक GPS विशेष रूप से ऐसे व्यवसाय के लिए आसान होता है जो घर कॉल करता है, एक उद्यमी जो यात्रा करता है या बिक्री पेशेवर अक्सर सड़क पर होते हैं। एक GSP आपको मुश्किल से खोजे जाने वाले स्थानों का पता लगाने के लिए शक्तिशाली उपकरण बताता है। जैसे आपका ओला हुआ, उबेर हुआ, तो ये कैसे चल रहा है? ये सारा GPS के उस पर मोड पे ही तो है कि आप यहाँ से घर बैठे बुक करते हो कार, तो सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कौन सी कार कहाँ पर अभी अवेलेबल है, कितनी मिनट में आ जाएगी। तो सारा काम कैसे हो रहा है? GPS से ही तो हो रहा है। तो ये भी एक GPS है, पर लेकिन ऑनलाइन बिजनेस है और GPS के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या हुआ? एक टेक्नोलॉजी हुई GPS, जो ऑनलाइन बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है। फिर आपका पोर्ट एक डिवाइस को दूसरे के साथ यूनिक IP एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, एक डिवाइस में एक ऐसे अधिक पोर्ट हो सकते हैं। पोर्ट 25 SMTP आमतौर पर ईमेल के लिए आरक्षित है। इसका उपयोग दूरस्थ ईमेल सर्वर से डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। अगर वह पोर्ट अवरुद्ध है तो कोई ईमेल नहीं भेजा जा सकता। कुछ अन्य सामान्य पोर्ट संख्या 80 HTTP, आपका 443 HTTP, ये चीज़ आपको याद करनी होगी। फायरवॉल अक्सर सुरक्षा के लिए पोर्ट का अवरुद्ध कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा पोर्ट क्या है? एक डिवाइस है जो दूसरे, मतलब कह सकते हो डिवाइस को दूसरे के साथ यूनिक IP एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट करता है। जैसे आपका देखो ना, जैसे ब्लूटूथ होता है यार, ब्लूटूथ का एक IP एड्रेस होता है, वो उससे कनेक्ट कर लेता है। तो ऐसे ही आपका ये पोर्ट का भी बात है। ठीक है, फिर आपका आता है डेटा सुरक्षा। ई बिजनेस में तकनीक का उपयोग करते समय बैंकिंग डेटा और अन्य डेटा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यह बिल्कुल ज़रूरी है कि आपके वेबसाइट का डेटा सुरक्षित और बैकअप हो। आपके स्थानीय नेटवर्क और आपके प्रत्येक कंप्यूटर में फायरवॉल होना चाहिए। आपके नेटवर्क के लिए एक हार्डवेयर फायरवॉल और कम से कम एक कंप्यूटर आधारित फायरवॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कई फिशिंग और अन्य ऑनलाइन खतरों का पता लगाने के लिए सुविधाओं के साथ जोड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि आपके कंप्यूटर और नेटवर्क को स्थानीय सुरक्षा द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया है। यदि आपके पास वायरलेस नेटवर्क है तो सुनिश्चित करें कि ये भी सुरक्षित है। आपकी सुरक्षा योजना का दूसरा चरण यह है सुनिश्चित करना कि आपके सभी डेटा का बैकअप लिया गया है और आपके पास एक रिकवरी योजना है। अन्य कंप्यूटर सिस्टम पर अपना डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या योजना होगी, इस तरह आपको सोचना होगा। फिर उसके बाद आता है डेटाबेस सिस्टम क्या है। डेटाबेस देखो,
डेटाबेस ई कॉमर्स वेबसाइट का एक अभिन्न हिस्सा है। डेटाबेस का उपयोग वेबसाइट को के उत्पादों और सेवाओं जैसे मूल्य निर्धारण, विवरण और बिक्री के बारे में जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ग्राहक विवरण डेटाबेस में संग्रहित किए जाते हैं। वेबसाइट को सुरक्षित रूप से डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए प्रोग्राम करना आवश्यक है ताकि सभी ऑर्डर सही तरीके से संग्रहित हो जाए और आपका वेबसाइट सुचारू रूप से चलता रहे। तो डेटाबेस क्या है, यहाँ पे सारा डेटा संग्रहित हो जाता है कि सब जो आप अगर आपने वेबसाइट बना रखी है तो आप छोड़ दो, वहाँ पे ऑर्डर आ जाएंगे। जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी किस किस ने ऑर्डर करा है, क्या क्या चीज़, क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया है। अन्य प्रौद्योगिकी यानी कि अदर टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पे विपणन है। सबसे पहले सभी सफल ई कॉमर्स व्यवसायों में ग्राहकों को उनकी साइट पर आकर्षित करने के लिए रणनीति होती है। हमें ई मार्केटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की तकनीकी सीखनी चाहिए। जो देखो आपने देखा ना इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, उस पर ऐड आती है छोटी छोटी, तो उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। तो वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होती है। ठीक है। अब इंटरनेट मार्केटिंग प्रचार रणनीति जिनका उपयोग आप अपने घर से व्यापार के लक्ष्य बाजार तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन करते हैं। ठीक है। देखो इंटरनेट का पता चल गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग आपको पता ही है भैया। आज के टाइम में सबके पास फ़ोन है तो आपको पता होगा इंटरनेट मार्केटिंग क्या है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मतलब जहाँ देखोगे ना आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी ऐड आ जाए वो इंटरनेट मार्केटिंग है आपकी। फिर आता है वेबसाइट ब्रोशर या मेल ऑर्डर कैटलॉग की तरह सूचना प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है। आप कंपनी के संदेश को व्यक्त करने के साथ साथ मौजूदा और संभावित ग्राहकों को सूचित करने के लिए टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। सर्च इंजन आपको पता है, गूगल वगैरह ये जितने भी है वो आप सर्च करते हो, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ईमेल विपणन, ईमेल के माध्यम से जितना ही व्यवसाय किया जाता है, ये ईमेल विपणन किस लिए किया जाता है, अपने कस्टमरों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। आप ईमेल आपके पास भी आते होंगे, कोई कंपनी से भी आते होंगे, इंटरव्यू है यहाँ पे, ये क्या है, ये सब एक तरीके का विपणन है, यानी कि एक तरीका बिजनेस है। बैनर विज्ञापन, जब आप देखते हो कि आप अपने वेबसाइट पर विज्ञापन के स्थान खरीद सकते हैं जो आपके लक्षित बाजार को पूरा कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, है ना, जैसे कोई ऑनलाइन मूवी आप देख रहे हो तो उसके नीचे ना देखा होगा बैनर सा आता है, उस पर एक फ़ोटो छपी हुई होती है, सेल चल रही है, यहाँ पे मेगा सेल चल रही है अमेज़ोन की। तो वो क्या हुआ, एक तरीके का बैनर है जो आप किसी भी वेबसाइट पर लगा सकते हो। उसके लिए आपको वो स्थान खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर प्रचार, एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही है। ब्लॉग, जो ब्लॉगिंग आप देखते हो, देखो ऊपर सारी सेकंड चैप्टर में आपको बताया था ब्लॉगिंग क्या होती है, किसी चीज़ में बता चुका हूँ। ब्लॉग क्या है, ब्लॉग वही जहाँ पे आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो, फिर वही चीज़ें पढ़ते पढ़ते लाभ हानि लिखी होती है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य, ये चीज़ें लिखने के बाद लास्ट में उस प्रोडक्ट का लिंक डाल देते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको यहाँ से लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ब्लॉगिंग के माध्यम से यहाँ पे आपका ऑनलाइन बिजनेस करा जा रहा है, यानी ब्लॉगिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। फिर सामाजिक मीडिया, एक तेज़ी से बढ़ती हुई सोशल मीडिया दुनिया में जहां उपभोक्ताओं को उन कंपनियों तक पहुंचाता है। यानी कि आपने देखा होगा सामाजिक मीडिया में क्या है, आप देखते हो सोशल मीडिया सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सोशल मीडिया की कुंजी मार्केटिंग सफलता उन प्लेटफॉर्म को चुना है जो बाज़ार का उपयोग करना पसंद करते हैं। ट्विटर, आपका फेसबुक, पिंटरेस्ट, ये क्या है, सब सामाजिक मीडिया है, सोशल मीडिया है आपके। ठीक है। अगर गाइस यार आवाज़ थोड़ी कम हो और बाहर का शोर ज़्यादा हो तो उसके लिए भाई पहले कह रहा हूँ मैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इंटरनेट मार्केटिंग रणनीतियों के साथ ऑफलाइन तत्वों का उपयोग करना। अब देखो इसमें क्या कहने का मतलब है, जो भी आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखते हो वो थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन भी होता है। अब वो ऑनलाइन किस तरीके से होता है, ऑनलाइन देखो, जब तक आप केवल ऑनलाइन व्यापार नहीं करते, उदाहरण के लिए यदि आप एक ईबे पूर्ण विक्रेता हैं तो आप शायद अपने समग्र ऑफलाइन मार्केटिंग तत्वों को, तो देखो यहाँ पे नॉर्मली बताया गया है कि इंटरनेट मार्केटिंग रणनीतियों के साथ ऑफलाइन तत्वों का उपयोग करना। ठीक है। जितना आप इंटरनेट पर देखते हो, इंटरनेट पर जितना भी मार्केटिंग की जाती है उतनी ही ऑफलाइन में भी की जाती है। आपके पास न्यूज़पेपर आता है
तो वो एक तरीके की ऑफलाइन है, क्योंकि वो आपके घर पर आ रही है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का इस्तेमाल नहीं है, ना वो आपके फ़ोन पर है ना आपके लैपटॉप पर है। ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग की लागत क्या है? देखो, सोशल मीडिया जैसी कई ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीतियाँ निःशुल्क है। जैसे इंस्टाग्राम है आपका, जो इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे रील डाउनलोड, मतलब कि आप अपनी रील पोस्ट करोगे तो उसमें आप कोई प्रोडक्ट का दिखा रहे हो अपनी रील में कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का ऐसे, तो उसका इंस्टाग्राम पैसे थोड़ी ले रहा है, आप तो बस एज अ पोस्ट डाल रहे हो, एज अ रील डाल रहे हो, तो वो एक तरीके से आपके लिए फ्री है। ठीक है, ऐसे फेसबुक है, फेसबुक पे भी आप ऐसी पोस्ट कर दोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ये इंटरनेट में कहीं कहीं जगह पर बिल्कुल फ्री है, और कहीं पे पैसे भी लगते हैं, पर इतने नहीं कि जितना आप सोचते हो उससे बहुत कम पैसे लगते हैं। फिर आता है बेचने के लिए उत्पाद। छोटे व्यवसाय मालिकों को बेचने के लिए ऑनलाइन तरीका सबसे सही है। बड़ा या छोटा, महंगा या सस्ता, किसी भी आइटम को ऑनलाइन बेचा जा सकता है यदि व्यवसाय ऑनलाइन चलाया जाता है। तो ई कॉमर्स द्वारा मालिकों के पास डिजिटल सामान बेचने के का विकल्प भी होता है, जिसे किसी ग्राहक के कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट बता रखी है, ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप अपना खुद का इस्तेमाल किया हुआ सामान या संपत्ति बेच सकते हैं। जैसे ओलेक्स नहीं आता है, हाँ, ये www.olex, उसमें आप अपना पुराना सामान बेच देते हो, तो ये क्या है? ये भी तो एक तरीके का ऑनलाइन बिजनेस हुआ। भैया, आप ऑनलाइन चीज़ बेच रहे हो तो उससे पैसे आ रहे हैं, तो यानी आपकी ऑनलाइन बिजनेस हुआ। ठीक है, ओलेक्स इंडिया। ब्राउज़ अनुरूपता। एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब सर्वर में प्राप्त सामग्री का पता लगाने, प्राप्त करने, और मतलब ब्राउज़र में आप देखते हो ना, सर्चेबल है सारा, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? ब्राउज़र है एक। फिर आपका आता है स्थानीय प्रौद्योगिकी परामर्शदाता। आपके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से ये सुनिश्चित करना है कि आपके पास एक या दो स्थानीय तकनीकी सलाहकार हैं जिन्हें आप भरोसा करते हैं, जो आपके व्यवसाय के बारे में जानते हैं और जो आपकी प्रौद्योगिकी वृद्धि में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक अकाउंटेंट और एक वकील की तरह से स्थानीय प्रौद्योगिकी सलाहकार भी होना चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक सलाहकार के रूप में एक अकाउंटेंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास वकील होना चाहिए। जो अकाउंटेंट होगा वो आपके बिजनेस की ग्रोथ के बारे में आपको बताएगा, है ना, आपके जितने भी लेन देन होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, पैसे से रिलेटेड जितनी भी सलाह होंगी वो आपको सब बताएगा। और जो वकील होगा वो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट के बारे में बताएगा कि आप ऐसा काम कर लो, ये डॉक्यूमेंट यूज़ कर लो। चीज़ें कहाँ से बताएगी? जब आपके पास सलाहकार होंगे। फिर थर्ड पार्टी साइटें भी होती हैं। छोटे व्यवसाय मालिक जो अपनी ई कॉमर्स साइट बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें ऑनलाइन सामान बेचने के लिए अन्य विकल्प बहुत मुश्किल है। एक तेज़ी से लोकप्रिय विधि में कई उद्यमी अमेज़ॉन की तरह तीसरे पक्ष की मदद भी लेते हैं। ये बड़े पैमाने पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस तृतीय पक्ष प्रदाता की साइट के भीतर प्रत्येक व्यक्तिगत व्यवसाय को अपने पृष्ठ के साथ प्रदान करते हैं। तो देखो, अब आपका जो अमेज़ॉन है वो एक थर्ड पार्टी है, यानी समझो आप बिजनेसमैन, दूसरा कस्टमर, तो उन दोनों के बीच में जो आ जाए उसी को थर्ड पार्टी कहा जाता है, क्योंकि वो कमीशन खा रहा है। आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपने समझो 900 रुपये का सेल कर रहे हो, तो 900 के 900 आपको थोड़ी मिलेंगे, आपको कमीशन तो देनी पड़ेगी अमेज़ॉन को, 900 में से 100 रुपये आपको कमीशन देनी पड़ेगी। तो उसी को ही थर्ड पार्टी यहाँ पे बताया गया है। फिर सेवा, व्यापारी सेवा प्रदाता। ऑनलाइन व्यवसाय वेबसाइट के माध्यम से नकद भुगतान स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ज़रूरतों को संभालने के लिए थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता की आवश्यकता होती है। ये सेवा व्यवसाय ग्राहक और क्रेडिट कार्ड के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करती है। तो व्यापारी सेवा प्रदाता क्या है? जैसे आपका पेटीएम है, आपका जितने भी पेमेंट करने के लिए जो ऐप है ना, वो सबको थर्ड पार्टी यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आपका वीज़ा है, पेटीएम है, ये सब क्या है? थर्ड पार्टी है आपकी। तो देखो यहाँ पे सारांश यहाँ पे दे रखा है शब्दावली में। HTML आपको पता चला, TCP IP, TCP FTP क्या है, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई भुगतान, ई कैश। देखो डेबिट कार्ड क्या है? एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक द्वारा जारी किया गया होता है और भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है। स्मार्ट कार्ड क्या है? एकीकृत परिपथ, माइक्रो प्रोसेसर तथा माइक्रोचिप कार्ड जो भुगतान हेतु ई भुगतान में क्या आता है आपका? वह सेवा जो पक्षकारों को दूर संचार प्रणाली के द्वारा भुगतान की जाती है। जैसे आपका पेटीएम है, आप पेटीएम से UPI में पे कर रहे हो, तो घर बैठे आप किसी दूसरे बंदे को जो बहुत दूर बैठा है आप उसको भी पे कर सकते हो। ई कैश क्या है? मुद्रा का वह प्रकार है जिसमें मुद्रा का विनिमय इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कंप्यूटर या दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से होता है।
ठीक है, आपको पता चल गया। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ ज़रूर करना याद, आपको हेल्प होगी एग्ज़ाम में। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। फिर आगे देखते हैं, आप ई कॉमर्स का विकास कैसे होता है। चलो यार थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी हो। अब ई कॉमर्स का अर्थ ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। ई कॉमर्स की लाभ हानि क्या है, ई कॉमर्स का क्षेत्र क्या है, आपको ये भी पता है। इसका व्यापार चक्र कैसा होता है, B2B। अब आपको इंटरनेट कॉमर्स आपको पता चल गई। अब इसमें रिटेलिंग, विजिबिलिटी, ई शॉप और वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण, ऑनलाइन भुगतान, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, ई रिटेलिंग, आपका ई विजिबिलिटी और ई शॉप क्या है। देखो ई शॉप क्या आता है। ई शॉप ई शॉप से तात्पर्य वर्चुअल स्टोर से है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं की उपस्थिति ऑनलाइन पर होने की से ग्राहक अपने हिसाब से वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ये ई शॉप B2B, B2C, C2C भी हो सकते हैं। ई शॉप का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 24 घंटे वेब आधारित सुरक्षित व विश्वसनीय विक्रय व्यवस्था को होने से है। इसमें प्रयोगकर्ता को उत्पाद वृक्ष प्रदान किया जाता है, जिसमें वह अपने उत्पाद को ढूंढ सकता है। इसके अतिरिक्त वह उत्पादों को सर्चिंग, फिल्टरिंग करने के हिसाब से उत्पाद को खोज सकता है। इसके अलावा आसानी से वेब पेज पर नेविगेट करने की सुविधा ग्राहक को बाध्य रखती है। बड़ी साइट्स उदाहरण अमेज़ॉन अपने उत्पादों का अधिक ध्यान से अरेंज करती है। तो ई शॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। जो आप अमेज़ॉन देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। फिर आपका आता है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। ई शॉपर जो ई रिटेलर से उत्पाद व वस्तुएं खरीदते हैं। ई रिटेलर जो डिलीवरी ऑपरेटर्स तथा लॉजिस्टिक्स से सेवाएं खरीदते हैं। और आपका डिलीवरी ऑपरेटर ये इंटरसेक्शन पर नियंत्रण रखते हैं, जो ई शॉपर और ई रिटेलर तथा डिलीवरी ऑपरेटर के मध्य होते हैं। डिलीवरी का सबसे महत्वपूर्ण निम्न लागत की डिलीवरी, घर पर डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित डिलीवरी, SMS, सुविधाजनक वापसी विकल्प। जो आपके घर पे सामान देके जाता है वही डिलीवरी ऑपरेटर के यहाँ पे बात की जा रही है। घर पर डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और आपका ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन भुगतान, ये सी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अपडेट सोल को अपने दोस्तों के संग शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनका भी मदद हो जाए, उनके भी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।